जैसे का किरदार है मिर्ज़ापुर में, उसके लिए आपने कैसे तैयारी की? पूरे मिर्ज़ापुर में अगर कोई पूरा ही कैरेक्टर को जो टोटल जिसको कहना व्हाइट था, एकमात्र चरित्र था जो पूरा सफ़ेद था। जब आप ओटीटी पर एक बड़ा नाम बन चुके हैं, अब लाइफ कुछ चेंज हुई है कि आप अपने कैरेक्टर्स को इतने रियल और रिलेटेबल कैसे बनाते हैं? कुछ किरदार दिख गए और आप उसको कॉपी पेस्ट करें उस तरह से नहीं लेता हूँ। फ़िल्म इंडस्ट्री के हिसाब से मुझ में एक बुरी आदत है, जो ज़्यादातर फ़िल्म इंडस्ट्री के लोगों में नहीं होती है, वैसी मुझ में है कि मैं फ़िक्शन का काम बहुत कम देखता हूँ। अनुराग कश्यप ने अभी हाल ही में उन्होंने ये कहकर मुंबई छोड़ दी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बहुत टॉक्सिक हो गई है। अनुराग ने ऐसा बोला है? तो ज़्यादातर दिल्ली रहता हूँ, खाली होते ही भाग आता हूँ, मुझे बम्बई का पता भी नहीं है इतना ज़्यादा। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि ओटीटी पर वल्गैरिटी बढ़ी है? हो सकता है कि किसी ओटीटी सीरीज में 4 गालियाँ हों, उसके बावजूद वो महिलाओं को एम्पावर करने की बात कर रही है। और हो सकता है कि कोई एक टेलीविज़न सीरियल आ रहा हो, जो इतना रिग्रेसिव है, जिसमें एक भी गाली नहीं है, लेकिन वो उससे गंदी शिक्षा दे रहा हो। तो इसमें आप सोचिए कि कौन-सी चीज़ ज़्यादा काम की है। आज तक मैंने जो काम किया, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोली जो कानून के दायरे से बाहर हो। आपने अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी एक फ़िल्म में बहुत समय पहले काम किया था। पहले उनके आउटर को अपनाने की कोशिश करते थे, अब उनके इनर को अपनाने की कोशिश करता हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई फ़िल्म छोड़ दी हो कि नहीं ये मैं नहीं करूँगा और वो बाद में लगा हो कि यार कर लेनी चाहिए थी? मैंने 2-3 ऐसी फ़िल्में छोड़ी, जो बड़ी हिट हुई। मेरा इशारा वो उसी तरफ था। और टिकट रेट से ज़्यादा पॉपकॉर्न की रेट को भी कम होना चाहिए, क्योंकि टिकट कम करके वहाँ लूट लेते हैं वो। तो वो भी कम होना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेटेड होती हैं। फ्रॉम नोवेयर टू समवेयर कैसे पहुँचा जाए? ये यात्रा अंदरूनी होती है, आप बाहर की यात्रा तय करने से नहीं होती। हम सभी जानते हैं कि राजेश जी एक बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं, अभिनेता हैं, बहुत लंबे अरसे से एक्टिंग कर रहे हैं और एक कवि कवि भी हैं। इनकी एक किताब बहुत पसंद की जा रही है, चाँद पर चाय। जी। और एक ऐसा पहलू है इनकी शख्सियत का जिसके बारे में कम लोग जानते हैं और आइए उससे आपको रूबरू कराते हैं। राजेश जी आपसे गुज़ारिश है अगर आप कुछ अरे मैं देखिए मैं ऐसा कोई बाँसुरी बजाना ठीक से जानता नहीं हूँ और कुछ थोड़ी बहुत बजा लेता था कभी बचपन में, फिर छूट गई थी। फिर अभी बंदिश बैंडिट सीरीज़ में मुझे बजानी थी, तो मैंने थोड़ी सीखी हुई थी, इसलिए थोड़ा कहानी में उसका डालने का रिक्वेस्ट किया और फिर डाल दिया, तो फिर मेहनत भी करनी पड़ी। तो इस तरह से हुआ था। लेकिन आप ये बाँसुरी लाई हैं जो बड़ी मतलब ई स्केल की लाई हैं ऊपर वाली, है ना? तो मैं इसमें मेरी आदत नहीं है थोड़ी, तो फिर भी ये 2 लाइनें बहुत हैं। हाँ, कोशिश करता हूँ। हाँ, ये मुझे आदत बहुत-बहुत नहीं शुक्रिया। है। लेकिन बहुत हाँ, ये छोटी बाँसुरी में ये बेसिकली ज़्यादा फ़ोक सॉन्ग्स वगैरह में चलती है, बट जी। हाँ, ये आपने थैंक बहुत यू। अच्छा हुँ, प्रयास किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अ, आपकी बाँसुरी तो अब बात संगीत की उठी है तो आइए बंदिश बैंडिट से ही शुरू करते हैं। ये किरदार आपकी फैमिली के, आपके पिताजी की लाइफ से कुछ मिलता-जुलता है आपने बताया था कि किस तरह से आप इससे रिलेट करते हैं क्योंकि इसमें जिस तरह से आपने इस किरदार को निभाया है लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। मतलब खुशी की बात है कि अगर पसंद कर रहे हैं तो लेकिन हाँ, मतलब मेरा जो परिवार रहा है, जो संगीत से जुड़ा हुआ रहा है, मैं घर का सबसे बेसुरा, सबसे बेकार संगीत जानने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन मेरे दादाजी ध्रुपद गाते थे, तबला बजाते थे, चाचा सितार बजाते थे। अभी भी मेरे कज़िन है, एक सितार बजाता है, एक सरोद बजाता है। ज़्यादातर लोग हमारी मतलब सब मेरे घर में सब लोग मतलब मेरी बू म्यूजिकल बू फैमिली हाँ, है। ब मेरी मतलब बुआएँ, सारी बुआएँ सितार बजा सकती हैं। कज़िन्स बहनें बजा सकती हैं। तो वो था। मेरे फ़ादर क्योंकि सबसे बड़े बेटे थे और संगीत से तो घर चलता नहीं है, आप जानती हैं। तो उनको ज़िम्मेदारी निभाने के लिए उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया। बीकानेर का पहला प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस था वो। तो उस वजह से तो कहानी में जैसे जो राजेंद्र का किरदार है,
वो भी अपना संगीत छोड़ता है घर परिवार के उधारी चुकाने के लिए, और अब घर परिवार के जो सीज़न 1 की कहानी थी। तो उस तरह से मैं उससे आइडेंटिफ़ाई करता था। उम, मतलब उसके चरित्र से, जैसे मेरे फ़ादर को मैंने देखा था। ये तो संगीत की बात रही। आपके एक्टिंग में भी आपने कहा था कि एक म्यूज़िकैलिटी है, एक संगीतमयता है। तो किस तरह से आप उसे देखते हैं कि संगीत और एक्टिंग कैसे मिले-जुले हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि मेरी एक्टिंग में म्यूज़िकैलिटी है। मेरा मेरा ये कहने का मतलब था कि अभिनय में भी एक संगीत होता है। आप समझ रहे हैं और जिस तरह से संगीत में ए, कोई राग होती है, उसका एक भाव होता है, और उसका एक उससे एक माहौल क्रिएट होता है, उससे एक रस की उत्पत्ति होती है, वो होता है। प्लस उसके अलावा आपके संवादों में, आपकी चाल-ढाल में एक लय होती है, एक 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 ताल होती है, अलग-अलग तरह की होती है और भावों में भी होती है। राजेश जी, आप अपने कैरेक्टर्स को इतने रियल और रिलेटेबल कैसे बनाते हैं? क्या ये आप आपकी रियल लाइफ में कुछ इंस्पिरेशन आपको मिलती है क्या, या फिर आप रियल लाइफ के किरदारों को देखते हैं? नहीं, मैं इस तरह से मैं वो जिसको कहते हैं ना कि कुछ किरदार दिख गए और आप उसको कॉपी पेस्ट करें, उस तरह से नहीं लेता हूँ, ज़्यादातर नहीं करता हूँ। लेकिन मैं हाँ, आम ज़िंदगी से इंस्पिरेशन ज़रूर लेता हूँ। इस वजह से एक चीज़ मुझ में एक, अगर कहा जाए तो फ़िल्म इंडस्ट्री के हिसाब से मुझ में एक बुरी आदत है, जो ज़्यादातर फ़िल्म इंडस्ट्री के लोगों में नहीं होती है, वैसी मुझ में है, कि मैं फ़िक्शन का काम बहुत कम देखता हूँ। क्योंकि मुझे यूँ लगता है कि फ़िक्शन का काम देखने से हो सकता है और लोगों के साथ ना होता, मेरे साथ ऐसा होता है कि जो आप काम देखते हैं, वो उसका प्रभाव आपकी परफ़ॉर्मेंस में आने लगता है। और मैं चाहता हूँ मतलब मेरे टीवी पर फ़िक्शन या फ़िल्मों में फ़िक्शन आप देखना पसंद नहीं करते? मतलब किसी भी तरह का हाँ, फ़िक्शन, किसी भी तरह का किसी भी फ़िक्शन तरह का फ़िक्शन या फ़िक्शन कम पढ़ना। कम हुँ, देखता हूँ। हुँ, हुँ। तो वो क्या होता है कि उसमें मेरे को यूँ लगता है जैसे कि मेरी आर्ट का रेफ़रेंस आर्ट नहीं होना चाहिए, मेरी आर्ट का रेफ़रेंस लाइफ़ होना चाहिए। रियल होना हाँ, तो मेरे जो रेफ़रेंसेस हैं, दे आर नॉट फ्रॉम आर्ट। तो परहैप्स वो एक वजह हो सकती है कि जो आप कह रही हैं कि मेरे चरित्रों में कुछ आम उम, अपने आस-पास की झलक दिखाई देती है आपको। तो वो एक कारण है। डॉक्यूमेंट्रीज़ ज़्यादा देखना पसंद करता हूँ, या ऐसी ज़िंदगी देखना पसंद करता हूँ, और आम तौर पे इस तरह से ही रहना पसंद करता हूँ कि मैं भीड़ का हिस्सा रहूँ और भीड़ में गुम रहूँ, और वही चीज़ चाहता हूँ और वही वैसा ही जीवन जीने की कोशिश करता हूँ। शूटिंग से बाहर निकलने के बाद मुझे बिल्कुल आभास नहीं होता कि मैं अभिनेता हूँ। बस वो एक बैक ऑफ द माइंड में आपके अंदर वो एक आदत हो जाती है ऑब्ज़र्वेशन की, वो चलती रहती लेकिन है। अब जब आप ओटीटी पर एक बड़ा नाम बन चुके हैं, एक लंबे टाइम के बाद, जब लोग आपको पहचानते हैं, लोग आपके ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं या फिर आपके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, तो तब एक सेंस आती होगी कि हाँ, अब लाइफ़ कुछ चेंज हुई है। इतनी सी नहीं, ऐसा होता है, मतलब कि लोग मिलते हैं, आपके काम को पसंद करते हैं, इस वजह से शायद आपके साथ कोई तस्वीर खिंचाना चाहता है। लेकिन उसको मैं मतलब खुशी है, लेकिन मैं उसको अपने जीवन में कोई बदलाव आ जाए इस तरह से प्रभावित नहीं होने देता। मुझे कई बार, जैसे मैं इवनिंग में वॉक करने जाता हूँ, तो मुझे फ़ोटो खिंचाने आते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन साथ ही साथ ये लगता है कि यार, मैं जो टाइमिंग की थी मैच की, तो वो हो नहीं रही है। मेरा बार-बार टाइम रुक रहा है। दौड़ नहीं पा रहा मैं ठीक से, या वॉक नहीं कर पा रहा। हुँ। वो होता है, लेकिन बहरहाल मेरा मतलब चरित्रों को जीने का और अप्रोच करने का तरीका यही है कि वो किया जाए। तो मैं काम देखता हूँ तो उसको होमवर्क की तरह देखता हूँ फ़िक्शन को। जैसे कोई डायरेक्टर हैं, तो उनके साथ काम करना है मुझे, तो मैंने हो सकता है कि उनके 10 काम उन्होंने किए हों, उनमें से 2 काम देखे हुए हों। हुँ, तो मैं फिर उनके साथ काम करने से पहले उनके 8 काम स्टडी करते हैं। देख लेता हूँ, हुँ। ताकि मुझे ख़्याल रहे कि उनका किस तरह का काम है, किस तरह की सोच हो सकती है उनकी। तो वो मैं होमवर्क की तरह से सारे काम देख देख लेता हूँ। बट ऐसे शौकिया नहीं देख पाता मैं काम, कि मैं जाऊँ और पिक्चर हॉल में जाके देख रहा हूँ, या रात को खोल के देख रहा हूँ। तो किसी एक्टर के साथ काम करना है तो उनके 2 काम काम करने से पूर्व देख लेता हूँ, वैसे है। लेकिन यूँ नहीं होता कि मुझे ये इच्छा नहीं होती कि फ़िक्शन देख के मैं अपना जैसे रमाकांत पंडित का किरदार है,
मिर्ज़ापुर में, उसके लिए आपने कैसे तैयारी की? और लोग कहते हैं कि एक्चुअल विलेन तो यही है। डू यू वो एग्री? थर्ड सीज़न में लोग कहने लगे ये, मतलब वो तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहने लगे कि यार कोई कोई ज़्यादा ही भला होता है ना, तो इरिटेशन होता है ना। और यही उस चरित्र की दिक्कत भी यही थी कि पूरे मिर्ज़ापुर में अगर कोई पूरा ही कैरेक्टर को जो टोटल जिसको कहना व्हाइट था, शुरुआती वक़्त में। अभी रमाकांत पंडित में भी कुछ बदलाव आ रहे हैं। हुँ, लेकिन शुरुआत में था ना, तो वो एकमात्र चरित्र था जो पूरा सफ़ेद था। हुँ, बाकी कोई भी नहीं था। इवन जो रमाकांत पंडित की हुँ, बीवी हैं, हुँ, वो तक मज़े लेती हैं बेटे के गुंडे होने के, है ना? उसको उसमें भी मज़ा आता है। तो शी इज़ एन्जॉयिंग द पर्क्स ऑफ इट। लेकिन ये नहीं था। तो उसमें क्या होता है ना कि वही चैलेंज है उसका, कि एक जो राम जैसा चरित्र रहता है ना, उसको इंटरेस्टिंग और कैप्टिवेटिंग बनाना मुश्किल होता है। तो ये कैरेक्टर एक वो बोरिंग चैलेंजिंग जल्दी होने के हुँ, चांसेस होते हैं। हुँ, तो मेरे लिए एज़ एन एक्टर वही चैलेंज था कि उसको उसको कैसे बनाया जा सकता है, हुँ, ज़्यादा राइट। इंटरेस्टिंग कि वो देखें लोग। लेकिन ओटीटी पर लोगों की एक शिकायत ये है कि पॉपुलर मीडियम तो है लेकिन बहुत गाली-गलौच भी होने लगी है, अश्लील कंटेंट भी होने लगा है। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ जब आपको ऐसे डायलॉग्स मिले किसी भी सीरीज़ पे जिससे आप मॉरली एग्री नहीं करते? नहीं, मैं मॉरली एग्री करने वाली बात को मैं मानता नहीं। वो ये है कि मैं मॉरली नहीं, वो चरित्र मॉरली अब चरित्र इमोरल कर रहा हूँ, तो मैं मॉरली कहाँ से एग्री कर सकता हूँ? इस फिर तो मैं सिर्फ़ लेकिन लेकिन अपने कंटेंट जैसे ही तो चरित्र करता रह जी, जाऊँगा ना। जी, जो राजेश जैसे चरित्र हैं वही करने हैं मुझे, तो फिर मैं अभिनेता कहाँ से हुआ? जी। लेकिन कंटेंट की जो कौन भाषा है, आप आपको लगता है कि आपका जो सवाल है ना वही है। मैं उसका आप मैं मॉरली से नहीं कह सकता। राइट, राइट। चरित्र की हुँ, मॉरलिटी अलग होती है हर हुँ, चरित्र हुँ, की। हुँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ ऐसी दिखाई जा रही है जो गैर कानूनी है और कानून के दायरे से बाहर है, तो मैं बोल सकता हूँ। अगर वो कानून के दायरे के अंदर है, तो मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। और आज तक मैंने जो काम किया उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोली जो कानून के दायरे से बाहर हो। मैं इसको इतने सिंपली लेता हूँ। मैं अपनी मॉरलिटी तो किसी भी चीज़ पे थोप सकता हूँ। हुँ। लेकिन क्या किसी आपको के अगर हम एक लेमैन की तरह देखें, एक व्यूअर की तरह देखें, तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि ओटीटी पर वल्गैरिटी बढ़ी है? उस पर भाषा जो है उसका स्टैंडर्ड गिरा है? मैं देखिए सबके ऊपर तो वैल्यू जजमेंट कर नहीं सकता। मेरा कहने का मतलब इतना सा ही है कि अगर कोई भी चीज़ कानून के दायरे से बाहर जाती है, तो कानून को उस पे अपना प्रतिक्रिया देने का अधिकार है, और जब तक नहीं जा रही है तब तक मैं क्या कौन होता हूँ बोलने वाला। क्योंकि हर किसी की मॉरलिटी के पैमाने अलग हैं। हुँ, हो सकता है गाँव में बैठे हुए किसी व्यक्ति को किसी लड़की हुँ, का जीन्स और टी-शर्ट पहनना भी इमोरल लगता हो। हुँ, तो ऐसे तो हर किसी की हम सुन नहीं सकते। हुँ, आप समझ रहे हैं? और रही जहाँ तक बात की कई बार क्या होता है ना कि जैसे कई बार चीज़ दिखती बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अंदर बहुत गड़बड़ होता है। जैसे मैं बताऊँ कि हो सकता है कि किसी ओटीटी सीरीज़ में 4 गालियाँ हों, लेकिन आज आज महिला दिवस भी है ना? 4 गालियाँ हों, उसके बावजूद वो महिलाओं को एम्पावर करने की बात कर रही हो। और हो सकता है कि कोई एक टेलीविज़न सीरियल आ रहा हो, जो इतना रिग्रेसिव है, जिसमें एक भी गाली नहीं है, उसमें पूजा-पाठ सब कुछ चल रहा है और सबने बिल्कुल ढके हुए कपड़े पहन रखे हैं। कोई भी बदतमीज़ी नहीं कर रहा है, लेकिन वो उससे गंदी शिक्षा दे रहा हो। मैसेज अब क्या इसमें जा रहा है? प्रश्न क्या? हुँ, इसमें आप सोचिए कि हुँ, कौन-सी चीज़ ज़्यादा काम की है। आप क्या उन 2 गालियों से परेशान होना चाहेंगे जो एक अच्छी बात के लिए दी जा रही हैं? या आप एक ऐसी खाली कैलेंडर इमेज पे जाना चाहेंगे जो कि अच्छा मुझे विचलित नहीं कर रही है ये, और उससे ज़्यादा रिग्रेसिव बात कर रही है, उससे ज़्यादा अंधविश्वासों को बढ़ावा दे रही है, हुँ। और औरतों को सिर्फ़ सजे-संवरे रहने और किचन पॉलिटिक्स से ऊपर उठने की एक ना तो हिम्मत दे रही है, ना उनको हक दे रही है। तो क्या वो ज़्यादा सही है? ये प्रश्न मेरे ख़्याल से सिर्फ़ गालियों पे ख़त्म नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि जहाँ स्क्रिप्ट की डिमांड है और जहाँ पर वो एक मैसेज दे रही है,
वहाँ पर शायद ठीक है, लेकिन जहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, उसे अवॉइड कर सकते हैं। नहीं, नहीं, अवॉइड कर सकते हैं, प्रश्न किसके मुताबिक? व्हाट इज़ द यार्डस्टिक? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। हू विल डिसाइड दिस यार्डस्टिक? ये तो मुझे लगता है कि सेल्फ सेंसरशिप ही होगी। सेल्फ सेंसरशिप सब लोग कर रहे हैं। हर एक की अपनी है। गाइडलाइंस होनी चाहिए ना। राइट। वी वी नीड टू हैव क्लियर गाइडलाइंस अबाउट इट। जब तक वो क्लियर गाइडलाइंस नहीं है तब तक ये होता रहेगा। और एक बार गाइडलाइंस बन गई, मान लीजिए, तो हो सकता है उस गाइडलाइंस को और छोटा करने की भी वो की आवाज उठे। तो वो उसका कोई लिमिट नहीं है। राइट। चलिए, ओटीटी के बाद हम टीवी पे आते हैं, क्योंकि आपने शुरुआत टीवी से की थी, जी। राइट? और शांति में आपने एक बहुत अच्छा किरदार निभाया, उसके बाद आप टीवी से गायब हो गए। तो क्या आपको लगता है कि टीवी आगे बढ़ा है शांति के बाद से, या रिग्रेसिव हुआ है? देखिए ऋचा जी, मुझे लगता है, मतलब मैं कोई जजमेंट देने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि संभवतः पहले से ज़्यादा रिग्रेसिव हुआ है टेलीविज़न का, जहाँ तक ख़्याल है। शांति अपने आप में, अगर आप सिर्फ़ शांति की ही बात करूँ, तो शांति एक बड़ा प्रोग्रेसिव एक टीवी शो था, है ना? एक नाजायज़ पैदाइश कहते हैं ना जिसको, वो एक ऐसी लड़की की कहानी थी, जो पत्रकार बनती है, आप समझ रहे हैं? तो वो कहानी बिल्कुल उस ज़माने के हिसाब से वो थी, और वो किसमें आती? दूरदर्शन पे आती थी, और दोपहर में आती थी, जो व्हिच इज़ जस्ट फॉर वुमेन एंड किड्स, जो टाइम स्लॉट होता था। और बहुत बड़ा उस क्रेज़ उस था। उस वक़्त हाँ। आती थी। और उस वक़्त बहुत सारे साहित्य पे भी प्रोग्राम्स बनते थे, बहुत सारी साहित्य पे भी कृतियाँ बनती थी, है ना? लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो एक ऐसा काल आया, जब वही चीज़ें बनने लगीं जिसको क्या कह रहे हैं, नागिन, मक्खी, सास बहू। सास-बहू, और उस पे केंद्रित हो गया ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत ही अनरियलिस्टिक से पोर्ट्रेयल होने लगा चीज़ों का, और बहुत ही ज़्यादा जिसको कहे ना, आपको जकड़ के ज़बरदस्ती पकड़ के कुछ चीज़ घुट्टी पिलाई जा रही हो ना, इस तरह के सीरियल। एक-एक शॉट को 10-10 बार दिखाना, ज़रूरत से ज़्यादा म्यूज़िक का लाउड होना, और बहुत ज़्यादा वो, मतलब आपके ऊपर, मतलब वो कोई टोना-टोटका करने जैसा सिनेमैटिक ग्रामर यूज़ किया गया है उसमें। तो क्या ये डेली सोप्स का प्रेशर है? मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ना तो मैंने उसमें एक्ट किया है, ना मैं उधर के वो जानता हूँ। मैं तो आप ही की तरह देख के उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया दे सकता हूँ, वैसे है। तो आपने क्या इस वजह से टेलीविज़न से दूरी बनाई, क्योंकि शांति के बाद फिर आप फ़िल्म्स की तरफ मुड़ गए? नहीं, उसके बाद थोड़े बहुत सीरियल किए मैंने, लेकिन मेरा ये था कि मुझे लगा एक डेली सोप कर रहा हूँ मैं, और मैं करना तो सिनेमा ही चाहता था, क्योंकि असली तो आपकी वही एक एक होता है ना ख्वाब। तो क्या-क्या ख्वाहिश क्या थी, कि नायक बनना है, हीरो बनना है, क्या बनना है? मतलब हाँ, अगर आप कहें तो मैं एक कलाकार बनना चाहता था, जो जो मुख्य किरदार भी कर सकता है और किरदार भी कर सकता है। लेकिन ऐसे कोई हीरो बनना है जैसा नहीं था। हाँ, बट मुख्य किरदार करने थे। मुख्य किरदार ज़रूरी नहीं कि हीरो हो। तो उस तरह से हीरो, मतलब इन द टिपिकल सेंस, अदरवाइज़ तो मुख्य किरदार हीरो होता है। बट हाँ, तो वो करने थे। अब तो उस दौरान मैंने टेलीविज़न को मना करता रहा जब मुझे काम मिल रहा था तो। और उसके बाद फ़िल्में की 5-7, लेकिन उनमें कुछ हुआ नहीं, और फिर मुझे लगा कि कर लेना चाहिए टेलीविज़न। तब टेलीविज़न में भी काम नहीं मिला, क्योंकि टेलीविज़न का रंग रूप बदल चुका था, और वो जो मैं बता रहा हूँ, रिग्रेसिव हो गया था। मतलब रिग्रेसिव नहीं, मतलब मुझे नहीं मालूम कि रिग्रेसिव था, उस समय तो मुझे मालूम था, मुझे काम चाहिए था, और इस तरह से जज नहीं कर रहा था मैं। आज तो आप कंपैरिज़न में पूछ रही हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। तो उस वक़्त ये था काम करना है, लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए रोल्स बचे नहीं थे वहाँ पे। तो फ़िल्म्स, ओटीटी और टेलीविज़न में आपका फ़ेवरेट मीडियम क्या है? मेरा, अगर आप कहें तो फ़िल्म्स, डेफ़िनिटली सिनेमा पहला है। ऐसे क्रम तो नहीं दे सकते। देखिए, काम तीनों में ही अच्छा होता है और हो सकता है। ऐसा कुछ भी मेरे को वो नहीं है कि ये नहीं करना है या वो नहीं करना। इच्छा ये होती है अच्छे काम करें, ढंग के काम करें, वो वाली बात है। तो मीडियम में इतना ज़्यादा सिंस उससे नहीं है। बट हाँ, एक तमन्ना, एक सिनेमा जो होता है बड़े पर्दे पे, अंधेरे हॉल में बैठ के लोग देख रहे हैं, और जिसको देख के ये दिल में ख्वाहिश जागी थी,
वो वाली चीज़। अच्छा, ये ख्वाहिश कब जागी थी? कैसे जागी थी कि मुझे पर्दे पे जाना है? वो तो बहुत छोटे थे तब से ही, मतलब मैंने बचपन से थिएटर करना शुरू कर दिया था। 12 साल की उम्र से मैंने थिएटर करना शुरू कर दिया था। और मेरे फ़ादर ने बहुत सपोर्ट भी किया इस बात पे, क्योंकि मेरे पिता, जैसे मैं बता रहा था, उनकी प्रिंटिंग प्रेस थी, तो बीकानेर में उस वक़्त 4 पिक्चर हॉल होते थे और चारों के सिनेमा के टिकट हमारे यहाँ छपते थे। तो वो हर पिक्चर हॉल में जाना बड़ा आसान काम था हमारे लिए। तो बाबूजी के साथ जाता था, तो देखने चले जाते थे, या वो पर्ची में लिख के दे देते थे, तो भी हमको बैठने देते थे वहाँ पे। पिक्चर हॉल में कोई टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं थी। और अक्सर तो मुझे वहाँ पे जो प्रोजेक्ट, और मुझे प्रोजेक्टर से इंटरेस्टिंग लगता था, तो प्रोजेक्टर रूम में बैठा देते थे स्टूल में बाबूजी। तो अपना बिज़नेस की डीलिंग कर रहे हैं तब तक। तो मैं प्रोजेक्टर रूम में बैठ के फ़िल्म देखी है मैंने बहुत सारी। तो वो है ख्वाहिश तब से उससे शुरू उससे वो ऐसा हुआ कि जैसे सिनेमा के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव पैदा हुआ। बाद में एक फ़िल्म देखी, सिनेमा पैराडाइज़ो, 90s की फ़िल्म है। तो वो देख के और ज़्यादा लगा कि अरे! ये तो कुछ बचपन की कहानी याद आ रही है। आपने अपनी एक फ़िल्म में 26-27 साल की उम्र में एक 65 साल के अ, आदमी का किरदार निभाया है। ये मेरी पहली फ़िल्म थी। 1084 की बात। मैं आई वाज़ नॉट इवन 26, रिलीज़ हुई तो तब हुआ होऊँगा। तो हाँ, मतलब पहला ही काम मिला था मुझे, और गोविंद निहलानी जी के साथ काम करना चाहता था। उसमें जया बच्चन थीं, सीमा विश्वास थीं, उनका ही हस्बैंड बना था मैं, और अनुपम खेर भी थे। मतलब बहुत सारे अच्छे कलाकार थे। मेरे ख़्याल से नंदिता दास की पहली फ़िल्म थी वो। तो इस वजह से मैं करना चाहता था वो फ़िल्म। गोविंद जी ने पहले मुझे किसी और चरित्र के लिए कास्ट किया था, एक यंग कैरेक्टर के लिए। बाद में उन्होंने मेरा ऑडिशन देख के कहा कि यार, मैं आई वांट टू गिव यू अ बेटर रोल, लेकिन बुड्ढे का है वो। तो मैंने थोड़ा-सा शक दिखाया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं यार, करते हैं ना, क्या हो गया, एक्टर तो एक्टर होता है। तो मैंने किया। तो वो आपके लिए चैलेंजिंग रहा कि पहली ही फ़िल्म का ऐसा रोल। हाँ, वो थोड़ा चैलेंजिंग रहा। तो मैं उसकी थोड़ी-सी प्रिपरेशन की थी, और अपने नाना जी को याद करता था। वो उसी वक़्त, थोड़े वक़्त पहले गुज़रे थे, और मैं बहुत करीब था उनके। तो उनको याद करता था, और प्रिपरेशन बस इतना ही करता था कि मैं घर में सुबह उठने से लेके काम पे जाने तक मैं नाना जी की तरह जीने की कोशिश करता था, सो दैट वो बॉडी और वो आ जाए। बॉडी लैंग्वेज आ जो जाए। मैं अकेला वो काम, मान लीजिए 1 घंटे में सब कुछ निपटा के घर से निकल सकता हूँ, तो उसमें 1.5 घंटे लगते थे। बट मैं वो सिर्फ़ सिर्फ़ उनकी तरह सोचता था कि मैं नाना जी हूँ, और अब उठूँगा, और बाहर जाने तक नाना जी हूँ। तो नहाएँगे वो कैसे, उठेंगे कैसे, चाय कैसे बनाएँगे, अकेला रहता था, और सारी चीज़ कैसे करेंगे, उनको वक़्त लगेगा, क्या-क्या डिफ़िकल्टी होगी, वो कोशिश करता था बस। तो इसके लिए आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? कब मिला उस रोल को देखकर? नहीं, उसी दौरान ही जो लोगों ने कहा था कि यार वेरी, मतलब चाहे जिसको कहते हैं ना, जैसे थिएटर में होता है ना, सिनेमा में ज़्यादातर जिस ऐज का व्यक्ति होता है, उसी ऐज के व्यक्ति को कास्ट करते हैं। मोस्टली सिनेमा में यही होता है। अंटिल अनलेस एक ऐसा कैरेक्टर हो जिसकी जवानी से लेके बुढ़ापे तक की यात्रा हो, तब तो आपको अलग एक्टर कास्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ पूरा ही सीन बुड्ढे का है और पूरा ही सीन जवान का है, तो वो जवान को जवान बनाएँगे, बुड्ढे को बुड्ढा बनाएँगे ना। लेकिन थिएटर में हमारे अलग होता है, थिएटर में आप किसी को भी कुछ भी चरित्र दे सकते हैं। इसीलिए वो, लेकिन उस पे यकीन दिला पाना, तो लोगों न मतलब जितने लोगों से मिला कि उन्होंने कहा कि भ भले ही, मतलब तुम चेहरे में पता चल रहा है कि मेकअप किया हुआ है या सब कुछ है, लेकिन तुमने बिलीवेबल बनाया उसको। आपने अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी एक फ़िल्म में बहुत समय पहले काम किया था। तो उसकी कुछ यादें बताइए, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस क्या रहा? क्योंकि आप उनके फ़ैन भी हैं। भयंकर, भयंकर फैन था मैं, बहुत ज़्यादा। अब भी हूँ, मतलब पहले उनके आउटर को अपनाने की कोशिश करते थे, अब उनके इनर को अपनाने की कोशिश करता हूँ। ये फ़र्क आया। और उनके साथ काम करने का मौका मिला तो मैं तो बड़ा खुश हो गया। वो भी गोविंद निहलानी जी की फ़िल्म थी, देव। मेरे ख़्याल से 18 दिन उनके साथ शूट किया होगा, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को, इंटरैक्ट करने को मिला था। तो बड़ा मज़ा आया था। अभी मेरे बचपन के दोस्त मिले थे मुझे बहुत सालों बाद, तो वो याद दिला रहा था मेरे को कि पवन नाम है उसका, इंदौर में रहता है।
उसने मुझे कहा कि यार तुमने एक बार बचपन में कहा था कि मैं बड़ा होकर अमिताभ बच्चन के साथ काम करूँगा, तो हम लोग खूब हँसे थे तुझ पे, लेकिन तूने किया। तो मैंने कहा यार राइट। मुझे ये बात याद नहीं थी, बट तुम हँसे होगे, ज़रूर हँसे होगे। तो ऐसे हुआ, तो ये खुशी थी। तो जो आपने कहा कि पहले हम आउटर को अपनाने की कोशिश करते थे, अब इनर को अपनाने की कोशिश करें, तो थोड़ा उस पर थोड़ा रोशनी डालिए कि मतलब आप किसी से प्रभावित होते हैं तो आप मतलब उनके उनके जैसी चाल-ढाल बोलना, उनकी शख्सियत की वैसी क्या खुशी। बात है जो आपने करीब से देखा और जो पहले नहीं पती थी? उनकी ये कि वो देखिए हमेशा कितने डिसिप्लिन्ड है, वो तो हर कोई बात ही करता है, हर कोई करता है, जो मैंने देखा भी है। और उसके अलावा वो कितने मेहनत करते हैं ना अभी अभी तक, रोज़ाना ऐसे करते हैं जैसे कि पहली बार काम कर रहे हों। और जिस तरह से माइन्यूटली काम करते हैं वो एक-एक चीज़ का ख़्याल रख के, क्या है, क्या नहीं। तो वो उनके जो वर्क एथिक्स हैं, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। और आप उनसे एक्टिंग के बारे में तो कभी बात नहीं हुई, ऐसे ऑब्ज़र्व ही करते हैं, वो शायद मेरे ख़्याल से बोलते भी नहीं हैं। लेकिन उनको देख के ना हाउ ही अप्रोचेज़ ऑल द कैरेक्टर्स, और कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहे हैं अपने आप को या करते रहे हैं, वो चीज़ें ऐसे करके देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अपडेटेड रहना चाहिए इंसान को, वक्त के साथ बदलाव लाना चाहिए। नहीं तो उनके ज़माने के बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने वक्त के साथ बदलाव नहीं लाया और वो पुरानी ही बातें करते रह गए और खुद भी पुराने हो गए। बिल्कुल, भुला दिए गए। आपने एक बहुत सारी इंटरनेशनल फ़िल्म्स भी की हैं जिसमें से अ, एक रिचर्ड गेयर के साथ भी थी। सेकंड एक्सोटिक मैरीगोल्ड। द बेस्ट एक्सोटिक, द सेकंड बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड होटल, यस। उसका नाम तो था। उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए और जब आप हॉलीवुड में जाते हैं तो वहाँ से और यहाँ के एक्सपीरियंस में क्या फ़र्क दिखता है? मुझे उधर वही जो माइन्यूट काम करने का सीखने को मिला मुझे कि ऐसे कैसे माइक्रोस्कोपिक वर्क कैसे किया जा सकता है, नुएंस्ड काम कैसे होता है, और किसी भी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना कैसे होता है। इतने प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड होने के बाद, एकदम डिसिप्लिन्ड होने के बाद भी कैसे ईज़ पे रहा जा सकता है, माहौल को ईज़ी रखा जा सकता है। हमारे यहाँ या तो माहौल होता है कि एकदम ही खुला हुआ जैसे पिकनिक हो रही हो, और या एकदम हिटलर राज हो जाता है। जबकि असलियत ये है कि आपको कैनवास पता है कि ये कैनवास है, इसके दायरे से कोई बाहर नहीं जाएगा। लेकिन उसके अंदर तो रंगों की होली खेलो। हमारे यहाँ या तो बिल्कुल बाँध देते हैं और या एकदम खुला छोड़ देते हैं। वो एक जो बिल्कुल करेक्ट वहाँ पे था, और एवरीबॉडी इज़ ट्रीटेड इक्वली, वो वाला। चाहे उसमें कितने बड़े स्टार्स थे उस फ़िल्म में ना, जूडी डेंच भी जूडी थी। डेंच, मैगी स्मिथ, हुँ। बिल नाई, तो रिचर्ड गियर आपने बोला जी, ही। रिचर्ड हाँ। गेर आपको नॉमिनेशन भी मिला उस उसके फ़िल्म लिए के लिए नहीं उस मिला मुझे, दूसरी फ़िल्म में, सिद्धार्थ के लिए मुझे सिद्धार्थ। मिला। तो सिद्धार्थ में भी आपका रोल एक फ़ादर का रोल था। आप खुद अपने फ़ादर के बहुत करीब रहे हैं, आप खुद अब एक फ़ादर भी हैं। तो कैसे आप देखते हैं कि फ़ादर सन या फ़ादर डॉटर की जो रिलेशनशिप है आज के दौर में कैसे इवॉल्व हो रही है? मैं ज़्यादा कह नहीं पाऊँगा इस बारे में, उसकी वजह ये है कि मेरे फ़ादर ने मेरे साथ बहुत ही प्रोग्रेसिवली बिहेव किया हमेशा, तो मैंने वैसा देखा ही नहीं, मैंने भी वैसा ही बिहेव किया। तो जैसा होना चाहिए वैसा मेरे साथ होता रहा और मैंने वो किया, तो इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि बच्चे आजकल के क्या है कि बहुत ज़्यादा एक्सपोज़्ड हैं चीज़ों से, हर चीज़, बहुत सारी चीज़ों से। और कई बार हमको लगता है कि ये कम जानते हैं, लेकिन वो जानते हैं, बोलते नहीं हैं। तो हमें उनको कम नहीं आँकना चाहिए, उनको बराबर का समझ के बात करनी चाहिए। राइट। आप बचपन में बुलिंग का भी शिकार हुए और आपने खुद कहा था कि मैं मिसफिट था, खुद को मिसफिट महसूस करता था, अपनी सोसाइटी में या अपने घर में। तो कैसे आपने उससे डील किया और कैसे आज की जनरेशन जो अगर उस दौर में है, बुलिंग का सामना करती है या मिसफिट महसूस करती है, तो उन्हें आप कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे इसे डील करना चाहिए? और मुझे लगता है मैं अब भी मिसफिट हूँ। अभी खाली मुझे थोड़ा-सा एक्टिंग करना आ गया है सामाजिक तौर पे। लेकिन क्योंकि एक एकाकी लोग होते हैं ना, जिनको इंट्रोवर्ट अकेले का। रहना पसंद है। मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है, मतलब आई एम माई बेस्ट कंपनी। वो जो कहते हैं ना, मैं अपने साथ अकेला नहीं होता क्योंकि मैं ठीक हूँ। जो अपने साथ दुखी हो जाते हैं,
तो कुछ प्रॉब्लम है क्या आप में? कि खुद का साथ नहीं चाहते आप? नहीं, उसका वजह ये रही जो शायद उस वजह से हुआ कि मैं बचपन में, क्योंकि बुलिंग हुई या मैं ही कुछ आड़ा-तिरछा था, हो सकता है, बाकी लोग सामान्य थे। तो मैं क्या करता था, कुछ-कुछ बनाता रहता था, तोड़ता रहता था, कुछ-कुछ वैसे साइंटिफिक दिमाग या कुछ खेल, कुछ शैतानी, कुछ चलती रहती थी मेरी। वही मैं आज भी कर रहा हूँ। मुझे खाली वक़्त मिलता है तो मैं कुछ शॉर्ट फ़िल्म्स बनाता रहता हूँ, कुछ कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, चाहे कुछ लिखता रहता हूँ, कोई नई-नई चीज़ें सीख रहा होता हूँ, चाहे चाहे म्यूज़िकल कोई इंस्ट्रूमेंट हो या कोई सॉफ्टवेयर ही हो, कोई किसी किस्म का, या कुछ ऐसे कारपेंटरी हो, और कुछ बर्ड हाउस बनाना हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें करता रहता हूँ। इसलिए मैं आपसे कह रहा था ना कि मतलब आई माइट बी आउट ऑफ जॉब बट आई एम नेवर फ्री। तो क्योंकि मैं कुछ ना कुछ ढूँढ लेता हूँ करने के लिए। आपने डिक्शन कोच का भी काम किया है, आपने डायलॉग्स भी लिखे हैं, फ़िल्में भी बनाई हैं। तो कुछ ऐसा है जो फ़िल्मों में आपको लगता है कि अब मुझे करना चाहिए, मैंने नहीं किया है? मैंने आपको बताया, मैंने एक फ़िल्म में मैं आई वाज़ द प्रोडक्शन डिज़ाइनर आल्सो, मैंने एक फ़िल्म का आर्ट डायरेक्शन किया है। हुँ। तो मैं काफ़ी काम कर चुका हूँ अलग-अलग तरह से। मुझे लगता है अब मुझे क्या करना चाहिए? एडिटिंग की है मैंने प्रोफ़ेशनली। मुझे लगता है मुझे अब डीओपी बनना है। ओह! वो करना, वो करूँगा। जी। चलिए, जब डीओपी की बात हो रही है तो फ़िल्मों पे लौटते हैं। अ, आजकल की जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री, आपको लगता है कि आपके जैसे एक्टर्स को जो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए या जो स्थान मिलना चाहिए वो मिला है, या अभी हम उससे दूर हैं, या फिर हम बॉक्स ऑफिस सक्सेस को ज़्यादा या स्टार पावर को ज़्यादा तरजीह देते हैं? देखिए, मेरे जैसे एक्टर को मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हर एक को खुद को लगता है कि मुझे कम मिला है और किसी दूसरे को ज़्यादा मिला है, ये विक्टिमहुड मैं नहीं रहना चाहूँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेटेड होती हैं। तो 2 लोगों के टैलेंट के बीच फ़र्क 19-20 का होता है, लेकिन उनके काम मिलने के काम में अंतर 1 और 1000 का भी होता है। ये बराबर होना चाहिए। अगर आप सिर्फ़ टैलेंट पे हैं, तो 19-20 फ़र्क है। मैं मान रहा हूँ कि मेरे से बेहतर एक्टर भरे पड़े हैं और मैं मानता हूँ उनसे 19 हूँ मैं, है ना? लेकिन ये जो अगर वो सिर्फ़ 20 ही हैं, तो मेरे और उनके काम में 1 और 1000 का फ़र्क क्यों है? आप समझ रहे हैं? तो ये वाली चीज़ है जो बहुत ही मार्केटिंग से जुड़ी हुई चीज़ है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या इसका असर क्वालिटी सिनेमा पे भी पड़ता है, जिस तरह की फ़िल्में बनती हैं, उस पे भी पड़ता है? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली मतलब आप किसी भी डिपार्टमेंट में आप लोगों को रखेंगे, तो उसका क्वालिटी में तो फ़र्क पड़ेगा ही, क्योंकि मुझे मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत सारे मेरे दोस्तों को जानता हूँ, मेरे आस-पास के एनएसडी के मेरे क्लासमेट्स को जानता हूँ, मेरे जूनियर्स को जानता हूँ, मेरे सीनियर्स को जानता हूँ, जो इतने अच्छे एक्टर्स हैं और उनको मेरे जितना भी नहीं मिला है। आप समझ रहे हैं? तो मैं शिकायत तो नहीं कर सकता, लेकिन ऑब्वियसली ये कोई रामराज्य नहीं है और वैसी उम्मीद भी रखना नहीं चाहिए। अनुराग कश्यप ने अभी हाल ही में उन्होंने ये कहकर मुंबई छोड़ दी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बहुत टॉक्सिक हो गई है और यहाँ पर क्रिएटिव फ्रीडम नहीं बची है। हर कोई 400-500 करोड़ की फिल्म बनाना चाहता है और सब कुछ बॉक्स ऑफिस सक्सेस से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ। आपको लगता है कि इस तरह का कुछ है, या आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ ही नहीं हूँ, कि मैं छोड़ के जाऊँ, मैं तो ज़्यादातर दिल्ली ही रहता हूँ, खाली होते ही भाग आता हूँ, मुझे बम्बई का पता भी नहीं है इतना ज़्यादा। लेकिन अनुराग ने ऐसा बोला है, मुझे नहीं मालूम, मैंने पढ़ा नहीं। लेकिन हाँ, मतलब बॉम्बे में ऐसा है ना, पैकेजेज़ पे होता है, एक एक प्रोडक्ट है, उस तरह से भी डीलिंग होती है और आर्ट की तरह से भी होती है कि लेट्स मेक समथिंग क्रिएटिव। ये एटीट्यूड के भी लोग हैं और चलो कुछ एक पैकेज बनाते हैं और अच्छी कमाई करते हैं, ये वाले लोग भी हैं। तो कभी ये ऐसा लड़ाई तो चलती ही रहेगी ना, ये देखिए किसी भी कला के क्षेत्र में ये नहीं होता, ये लड़ाई होती है ना, ये मतलब कॉमर्स और आर्ट की लड़ाई है ये। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई फ़िल्म छोड़ दी हो कि नहीं, ये मैं नहीं करूँगा, और वो बाद में लगा हो कि यार कर लेनी चाहिए थी? ऐसा तो नहीं लगा कि कर लेनी चाहिए थी, लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर हुआ है कि मैंने 2-3 ऐसी फ़िल्में छोड़ी, जो बड़ी हिट हुई। मेरा इशारा वो उसी तरफ था। तो क्या आप ला नाम लेना चाहेंगे कि नहीं? छोड़ी। चलिए, ठीक है, ठीक है।
तो वो आपने किन वजहों से छोड़ी? क्या वो आपको रोल्स अच्छे नहीं लगे? मुझे रोल्स अच्छे नहीं रोल्स लगे थे। अच्छे नहीं लगे। जब हम इंडियन टेलीविज़न के नीचे गिरने की बात करते हैं, तो ओटीटी ने बहुत स्पेस दिया है अ, ऐसे कलाकारों को जिनको पहले स्पेस नहीं मिलता था, जो बहुत मंझे हुए हैं, जिनको अब नई-नई स्क्रिप्ट्स आ रही हैं। तो आप ओटीटी के आगे फ्यूचर को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है ओटीटी स्पेस में काम होता रहेगा अच्छा। चैलेंज क्या है? मुझे डर ये लग रहा है कि ओटीटी टेलीविज़न वाली राह पे ना निकल पड़े। मुझे ये डर है सिर्फ़। जो ओटीटी ने एक अलग स्थान बनाया है, जो टेलीविज़न से अलग है, फ़िल्मों से भी अलग है, वो या तो फ़िल्मों की नकल करने लग जाए या टेलीविज़न की नकल करने लग जाए। दोनों ही नहीं होना चाहिए और मुझे दिखाई ऐसा दे रहा है कि वो टेलीविज़न की नकल करने की दिशा में जा रहा है एंड वो बहुत अलार्मिंग लगता है मुझे। ऐसा ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत सारे कंटेंट ऐसे आ रहे हैं जो काफ़ी सिमिलर है टेलीविज़न से। ऐसा हो रहा है कि आजकल लॉन्ग सीरीज़ भी बनाने लग गए हैं लोग 40-50 एपिसोड्स टाइप। तो उससे भी उस वो भी उसके प्लॉट और कैरेक्टर्स भी थिन होते जा रहे हैं। यहाँ पर सुभाष घई की भी मैं एक बात करना चाहूँगी। सुभाष घई ने कहा कि बॉलीवुड ब्लीड कर रहा है, क्योंकि लोग सिनेमा देखने के लिए हॉल्स में नहीं जा रहे हैं। सिनेमा टिकट्स बहुत महँगे हो गए हैं। लोग अब अपने घरों में बैठकर ओटीटी पर या टेलीविज़न पर फ़िल्में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो क्या ये एक चैलेंज है एक कलाकार के तौर पर कि लोगों को वापस कैसे खींचा जाए हॉल्स में? ये मतलब ये ज़िम्मेदारी हमें मत दीजिए, ना हमारी है। नहीं, नहीं, आपकी ये ज़िम्मेदारी ये नहीं। तो ये तो उन्होंने अगर उन्होंने ये कहा। डायरेक्टर जी। प्रोड्यूसर्स बनाएँगे, हुँ। तो हम तो खाली उसका हिस्सा हैं। वो बनाएँ इस तरह की फ़िल्में जो लोग ऑडियंस जाके देखे। अब वो तो है देखिए महानगरों में एक पिक्चर देखने जाना एक फ़ैमिली का, मेरे ख़्याल से एक मिडल क्लास परिवार अपनी फ़ैमिली के साथ किसी मॉल में, किसी मल्टीप्लेक्स में जाके महीने में 1 बार से ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। और एक बार गए तो 2-3 क्योंकि हज़ार तो हाँ, गए। हाँ, उससे ज़्यादा मेरे ख़्याल से एक मिडल क्लास फ़ैमिली का व्यक्ति अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो वो टिकट रेट्स को तो सच में कम होना पड़ेगा और टिकट रेट्स से ज़्यादा पॉपकॉर्न्स की रेट को भी कम होना पड़ेगा। क्योंकि टिकट कम करके वहाँ लूट लेते हैं वो। तो वो भी कम होना पड़ेगा और बच्चों को मना नहीं किया जा सकता है। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ लेकिन सच में वो दुखता है। तो वो कुल मिला के उसको जो पूरा कॉमर्स बना दिया गया है ना, जो उसका पूरा जो गणित बना लिया है इन्होंने मल्टीप्लेक्स ने, वो सिनेमा के खिलाफ है, ऐसा मुझे लगता है। मैंने आपका एक ट्वीट देखा था जिसमें आपने कुछ ट्वीट किया था टाटा मोटर्स कोर्ट में गया था। वो क्या मामला था? बहुत पुराना केस हो गया वो। साफ मैंने एक नज़रिया। एक शॉर्ट फ़िल्म बनाई थी जी। स्वच्छता अभियान पे। वो मैंने मेरा यूट्यूब चैनल आजकल तो काफ़ी वक़्त से ऑपरेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वक़्त कम है। तो उसमें मैंने वो शॉर्ट फ़िल्म डाली थी। और उसके 1 साल बाद टाटा मोटर्स ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था, जो पब्लिक इंटरेस्ट में जो बनाते हैं ना, वो फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी करके मेरा वो फ़िल्म थी। एवरी फ मतलब फ्रेम बाय फ्रेम इट वाज़ कॉपीड। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आइडिया, फ्रेम बाय फ्रेम। तो फिर उसमें आपको फाइनली जीत मिली। हाँ, तो मैं सिर्फ़ इन इन जस्ट 2 हियरिंग्स आई वॉन और मुझे लगा था कि टाटा मोटर्स से बड़े इतने बड़े लोगों से भिड़ रहा हूँ, बट मैं सिर्फ़ 2 हियरिंग्स में वो केस जीता था, क्योंकि वो इतना अपैरेंट था। तो मेरी फ़िल्म अभी भी पड़ी हुई है, उनकी फ़िल्म तभी उतार दी गई एंड आई गॉट द कॉम्पेंसेशन आल्सो। हुँ। अ, अगर हम आपके बचपन की तरफ लौटें तो आप थोड़े डिफरेंट टाइप के बच्चे थे, जैसा आपने खुद भी कहा कि थोड़ा मैं तो कभी ऐसा लगा कि मैं किसी कुछ जादू सीख लूँ, कुछ मैंने मैंने ऐसा पढ़ा है कि आप कभी किसी मैजिशियन के साथ भी हो लिए थे। हाँ, वो भी मैंने किया है, मैं तो इवन एक सर्कस में जोकर बनने के लिए भी चला गया था। अरे! ऐसे पागलपने की चीज़ें आती थी कि जादूगर आ गए तो जादूगर के साथ, अगर कोई भालू का खेल दिखाने वाला आ गया तो उसके साथ। एक बार एक जादूगर के साथ क पीछे-पीछे चला गया, वो जो मजमा लगा के करते हैं। वो ज़्यादातर रेलवे स्टेशन की पटरियों के किनारे रहते हैं, आपको पता ही होगा आते-जाते हैं तो। तो उसके पीछे-पीछे गया, फिर मैं ब बैठ के वहाँ खाना खाने लग गया वो, तो मैं दूर से देखता रहा। फिर उससे मैंने कहा कि अभी मैं आपका देख रहा था, आपके पीछे-पीछे आया हूँ, आप मेरे को कुछ जादू सिखा दो। तो यार डाँटा-वाटा। मैंने कहा मेरे पास ₹1.5 हैं, तब ₹1.5 थे मेरे पास। 10 साल का भी नहीं होऊँगा मैं।
तो उसने मुझसे ₹1.5 लिए और मुझे कोई 2 जादू सिखाए तब। अच्छा। हाँ। तो उस जादू को आपने बाद में सिखा के मैंने कुछ फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस जादू कर ऐसा तो चीज़ नहीं है ना। अच्छा। तो फिर बाद में मैंने प्रॉपरली जादू सीखा कुछ अच्छा, दिन। आपने सीखा भी? यहाँ पे एक बहुत बड़े जादूगर थे, जादूगर अशोक। हाँ, उन्होंने छोड़ दिया अब जादू करना, लेकिन वो एक बहुत अच्छी एनजीओ चलाते हैं जो अंधविश्वास को दूर करती है। तो वो जो साधु बाबा वगैरह जितने भी जादू करके लोगों को डराते हैं और वैसा करते हैं, हाँ जी। तो वो सारी चीज़ें करके दिखाते हैं। तो मैं एक प्ले कर रहा था, तो उनसे मैंने एक्ट करवाया था। एक एक मैं ढोंगी साधु बाबा पे मैं इंडियाज़ मोस्ट वांटेड डायरेक्ट करता था, तो मुझे लगा कि मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो मुझे ये स्पेशल इफ़ेक्ट क्यों करना पड़े, जो असली में करता हूँ वो लेके आता हूँ, तो उनको लिया था, अशोक भंडारी जी को। आपने इंडियाज़ मोस्ट वांटेड भी डायरेक्ट किया है? मैंने करीब 80 एपिसोड डायरेक्ट किए उसके, अरे वाह! है ना? तो वो उनको लेके आया था कि मैं असली जादूगर को लाता हूँ ना, जो सच में खुद ही करे, मुझे कौन से इफ़ेक्ट्स डालने हैं, नहीं डालने पड़ेंगे, काम हो जाएगा। तो बाद में मैं एक 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 थिएट्रिकल प्रोडक्शन कर रहा था जिसमें मैं चाहता था कि मैं खुद जादू करूँ उसपे, तो मैंने कुछ जादू सीखे थे उनके पास प्रॉपरली जाके कुछ दिन। अभी भी कुछ-कुछ आते हैं लेकिन वो सब प्रैक्टिस की बात होती है, वो रहना चाहिए तो, अभ्यास हो तो। जी। आप आपकी जो कविता पाठ है, क्या आप उस पर कुछ आगे बढ़ा रहे हो? जैसे उसका 3rd एडिशन अभी आया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो कुछ सुना दीजिए उसमें से। या कुछ नया लिखा है जो अभी छपने वाला है, कुछ 2 लाइनें उसकी बता दीजिए। मैं नया लिखा तो है लेकिन अभी मेरे को वो याद नहीं है, मैं नया लिख रहा हूँ, मेरा नया जो संकलन आएगा, उसके लिए मैं कुछ-कुछ अभी बस उसको संकलित ही कर रहा हूँ, एकदम फेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी से हो जाए तो कभी भी आ जाएगा। होपफुली इसी साल के अंदर-अंदर आ ही जाना चाहिए। तो उसकी तो याद नहीं मुझे अभी इस वक़्त। कुछ पुरानी लाइनें सही। हाँ, एक सुनाता हूँ, गुल्लक उसका नाम है। मेरे हिसाब से प्रेम का मतलब क्या होता है कि सिक्का-सिक्का जमा करते जाना होता है दस्तूर, सिक्का-सिक्का जमा करते जाना होता है दस्तूर, प्यार एक मिट्टी की गुल्लक। यूँ तो एक पैसा भी चुराना मुश्किल है इसमें से, और वैसे चाहो तो एक पल में तोड़ दो इसे। गुल्लक बड़ी नाज़ुक होती है, मज़बूत होता है न तोड़ने का इरादा, महफ़ूज़ रखता है जो कच्ची गुल्लक को। अ, बहुत ही गहरा है और बहुत ही सुंदर है और उम्मीद करते हैं कि और ऐसी बहुत सुंदर-सुंदर कविताएँ आप और लिखें, गढ़ें और उसे पब्लिश करते रहें। थैंक यू, बिल्कुल मैं कोशिश जारी है। तो आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे कर लेते हैं? मतलब आप एक्टिंग भी कर लेते हैं, लिख भी लेते हैं और 4 चीज़ें सीख भी लेते हैं। इस मतलब मल्टीटास्किंग का कोई फ़ॉर्मूला है? मल्टीटास्किंग करते ही नहीं, वन थिंग एट अ टाइम। वन थिंग एट अ टाइम। हाँ, मल्टीटास्किंग तो कर ही नहीं सकता मैं, मुझे आती नहीं मल्टीटास्किंग। एक्टिंग करते हुए ही मल्टीटास्किंग कर लेता हूँ बस, कि क्योंकि एक्टिंग में डायलॉग भी याद करना है, वो भी, ये मूवमेंट ये करना है, ये अब उठाना है, अब उसको देखना है, तो कैमरा इधर चला जाएगा। ये सारी चीज़ें एक साथ 4 इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करके आदत से कर लेता हूँ। बट ऐसे आम जीवन में मल्टीटास्किंग नहीं हो पाती। मैं इतना बुरा हूँ मल्टीटास्किंग में कि मैं चाय पीते-पीते फ़ोन में बात नहीं कर सकता। एक बार चाय पी लूँ, फिर फ़ोन में बात करूँगा। है ना? तो ये नहीं है, लेकिन मेरा ये है कि मैं कंसिस्टेंसी पे बिलीव करता हूँ, कि अच्छा ये अभी ये किया, चलो अब ये करते हैं, ठीक है ये रख देता हूँ, फिर ये करते हैं, जी। ऐसे। तो आपके काम का आपकी पर्सनैलिटी पे कोई फ़र्क आया? जैसे पहले आप शर्मीले थे, इंट्रोवर्ट थे, क्या आप एक्टिंग के बाद कुछ खुले हैं? आपको लगता है कि इसका आपकी पर्सनैलिटी पे कोई इम्पैक्ट हुआ है? नहीं वो ऐसा तो नहीं हुआ है, वो एक एक अंदर होता है ना जो बचपन से बैठी हुई चीज़ें होती हैं, वो रहता ही है, वो कई चाइल्डहुड ट्रॉमास जाते नहीं। लेकिन लेकिन हाँ, ये ठीक है, आई एम मोर एक्सप्रेसिव, मैं अपने आप को ज़्यादा अच्छे से बयान कर पाता हूँ, इतना ही फ़र्क है। लेकिन ज़बरदस्ती मैं यूँ नहीं कि मैं करता फिरूँ। वो आपका बेसिक नेचर नहीं है। हाँ, लेकिन कोई पूछे तो कर पाता हूँ। शायद पहले वो नहीं कर पाता। कोई ऐसा रोल जो बहुत आपको डिफ़िकल्ट लगा हो या फिर कुछ ऐसा जो आप करना चाहें कि हाँ, ये मुझे इस तरह का कुछ करना है? मैं करना तो एक ऐसा रोल चाहता हूँ जिसमें मुझे कभी कोई कास्ट नहीं करेगा, ये मुझे मालूम है। वो करना चाहता हूँ किशोर कुमार की ऑटोबायोग्राफ़ी, लेकिन मैं उसमें सूट नहीं करता हूँ। या गुरुदत्त की ऑटोबायोग्राफ़ी करना चाहता हूँ, वो उसमें भी सूट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे 2 ये लोग बहुत बड़े, उनका जीवन बड़ा प्रभावित करता है दोनों का, और दोनों का काम भी, मतलब गुरुदत्त साहब और
किशोर कुमार। लेकिन क्या करें, उनके जैसा कोई आस-पास ही नहीं हो मेरा चेहरा-मोहरा कि कोई कास्ट कर सके या मेरे को ठोक-पीट के भी वैसा बनाया जा सके। आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े इन्फ्लुएंस कौन थे? और उसमें आपके बड़े भाई सुधीर जी की क्या भूमिका रही? मेरे ख़्याल से सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस सुधीर भाई थे, जिन्होंने हिम्मत दी कि जो भी आप सोच रहे हो अंदर दिल में है, उसको कैसे मैनिफेस्ट किया जा सकता है, उसको उस पे कैसे काम किया जा सकता है, वो डेफ़िनेटली। सुधीर जी ने भी एक बहुत बड़ा मुकाम तय किया, पद्मश्री बने, बहुत बड़े पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट थे। जब आप कहते हैं कि कैसे मैनिफेस्ट किया जाए, तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि फ्रॉम नोवेयर टू समवेयर कैसे पहुँचा जाए? ये यात्रा अंदरूनी होती है, आप बाहर की यात्रा तय करने से नहीं होगा, है ना? जब तक आपकी तीर्थ पे जाने की श्रद्धा ना हो, तो कोई जाके कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो वो अंदर आपके चलती है ना कि अंदर जब आपकी सोच वो हो जाती है, तो आपके एक्शन में आती है, अपने आप चीज़ें। तो मुझे तो ये लगता है कि आपको कोई चीज़ पसंद आती है, कुछ करना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपके अंदर जब तक क्यूरियोसिटी नहीं जागती, जब तक आप उसके बारे में सोच के अंदर आपके सिहरन नहीं होती, तब तक उसका क्या फ़ायदा? जैसे प्रेम में पड़ जाने पे होता है ना कि हर वक़्त वो ख़्यालों में आती है या आता है और एक झुरझुरी-सी दौड़ जाती है आपके पूरे शरीर में, उसके सिर्फ़ ख़्याल मात्र से। वैसा आपका काम के प्रति नहीं हो रहा है तो कैसे होगा? तो हुँ, एक्साइटमेंट होना चाहिए कि यू वो हैव अंदर फॉल इन लव विद योर वर्क है? मतलब वो प्यार अपने आप पढ़ा जा सकता है कि आप कुछ करना चाहते हैं। लोगों को क्या होता है ना, लोग ज़्यादातर लोग को मैंने देखा है क्योंकि मैं आई हैव बीन अ टीचर आल्सो फॉर 10 इयर्स। तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग रिज़ल्ट पे ज़्यादा जाते हैं, प्रोसेस को में जाते ही नहीं। उनको क्या मिल जाएगा का ध्यान है और उस यात्रा का नहीं है। जबकि यात्रा ज़्यादा लंबी यात्रा है। में या ये अंटिल अनलेस यू एन्जॉय द जर्नी और मुकाम तो कुछ है ही नहीं ना, मुकाम तो है ही नहीं। मैंने जैसे बाँसुरी सीखना शुरू किया, तो हर दिन मेरे को पिछले दिन से बेटर आई बाँसुरी बजाना। एट द सेम टाइम मुझे ये भी पता चला कि मुझे कल से इतनी बेटर आई है, लेकिन मुझे अगले दिन ये भी ख़्याल आता है कि मुझे इतनी नहीं आती है। जो 1 दिन पहले जब मुझे कम आता था ना, तो मुझे लगता था इतनी नहीं आती है। सीखते ही मुझे लगा इतनी नहीं आती है। फिर अगले दिन और सीख के लगा इतनी नहीं आती है। तो आपकी जो मकाम है ना वो हमेशा दूर होता जाता है। जितना आप पाते हो, जितना आप सीखते हो, उतनी मंजिल दूर होती जाती है। अगर आपको मंजिल करीब लग रही है ना, इसका मतलब आप सीख नहीं रहे हो। जितना आप सीखोगे उतनी मंजिल दूर होती जाएगी। जो बच्चे एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या ओटीटी में आना चाहते हैं, फ़िल्में करना चाहते हैं, उन्हें कोई सीख देना चाहेंगे आप? क्योंकि आप एक मेंटर भी रहे हैं, टीचर भी रहे हैं और अभी भी करते होंगे आई एम श्योर। अभी तो लगभग मतलब पिछले 7-8 साल से नहीं पढ़ा रहा, बट हाँ, आपने एनएसडी में भी पढ़ा है। एनएसडी में ये 10 साल पढ़ा है, बाकी और इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ा है, एफडीआई, एनआईडी और बहुत सारी जगह और बहुत सारी यूनि तो कुछ मिथ ब्रेक कीजिए किस बारे में? एक्टिंग को लेकर, मतलब आर्ट ऑफ एक्टिंग की बात कर रहे हैं या प्रोफ़ेशन की बात कर रहे हैं? प्रोफ़ेशन को लेकर, एक्टिंग दोनों चीज़ें जो बाहर से हरा-हरा दिखता है लेकिन ऐसा है नहीं। नहीं, एक्टिंग एक तो बहुत मतलब मेहनत का काम है, एक तो ये भूल जाएँ लोग और मेहनत का मतलब स्ट्रगल वाली मेहनत नहीं कह रहा, एक्टिंग सीखना मेहनत का काम है। खुशी की बात ये है कि एक्टिंग सीखी जा सकती है, ऐसा नहीं कि एक्टिंग नहीं सीखी जा सकती, क्योंकि एक्टिंग हम सबके अंदर है। हम बचपन से झूठ बोलते आए हैं, बचपन से बहाने बनाते आए हैं और बचपन से हम अपने रोल शिफ्ट करते आए हैं। कि जैसा मैं मम्मी के सामने बिहेव करता हूँ, वैसा गर्लफ्रेंड के सामने नहीं करता, जैसा टीचर के सामने बदल जाता हूँ और किसी और के सामने बदल जाता हूँ। तो ये सारे अभिनय तो करते ही आए हैं हम, लीला करते ही आए हैं। तो उसको कैसे क्राफ्ट में डाला जाता है, वो सीखना पड़ेगा लेकिन वो मेहनत का काम है। एक तो ये कि एक्टिंग सीखना मेहनत का काम है और सच में मेहनत का एक्टिंग का काम पाना अलग मेहनत है। उस उन दोनों को लोग कन्फ्यूज़ कर देते हैं। पहले सीखना मेहनत का काम है और वो सीख लेंगे आप तो फिर पाने की मेहनत एक अलग है, वो जद्दोजहद अलग है और सीखी जा सकती है। तो हमारे टीचर थे विवेकानंद साहब, वो कहते थे कि सिद्धि के पीछे भागो तो प्रसिद्धि है। प्रसिद्धि अपने आप मिल जाएगी और प्रसिद्धि के पीछे भागोगे तो सिद्धि छूट भी सकती है आपसे।
तो वो मेरे को गुरु मंत्र लगता है कि सिद्धि के पीछे भागो। क्योंकि आपको कुछ आप काम करते हैं ना अपने ऊपर, तो आप किसी को चाहे ना बताएँ ना, तो आपके व्यक्तित्व में खुशबू आती है। आपकी प्रेज़ेंस से पता चलता है कि ये भरा हुआ इंसान है। आपके एक सेंटेंस में, वाक्य विन्यास में बदलाव आ जाता है और खोखले व्यक्ति के वाक्य विन्यास अलग होते हैं। कोई ऐसा रोल, ऐसा काम जिसको आपको आपको लगता है कि ये अभी तक का मेरा बेहतरीन है या अभी वो आना बाकी है? नहीं मतलब ऐसे तो अब आना तो ऑब्वियसली मेरे को बहुत सारा एक्सप्लोर करना है, बहुत सारा मुझे लगता है कि अभी मुझे पर कुछ तो आपका फ़ेवरेट होगा? नहीं फ़ेवरेट में बहुत सारे हैं मतलब जैसे ऑब्वियसली सिद्धार्थ का महेंद्र सैनी का कैरेक्टर या सिलेक्शन डे का अ, जो मोहन कुमार का चरित्र या हमारा मुक्काबाज़ में फ़ादर का जो चरित्र था या रमाकांत पंडित का हो गया, ऐसे करके चरित्र तो बहुत इंटरेस्टिंग और प्यारे हैं मतलब मुझे बहुत बार बाप के रोल मिले हैं, लेकिन मैंने उनको बाप की तरह ट्रीट नहीं किया। मैंने उनको एक चरित्र की तरह ट्रीट किया क्योंकि बाप तो एक सिर्फ़ रिश्ता है और रिश्ता तो चरित्र नहीं होता। तो रमाकांत पंडित कैसा है, उसके सुख-दुःख क्या हैं, वो क्या है, क्या नहीं है, उस पे कॉन्सन्ट्रेट किया। मोहन कुमार के सुख-दुःख क्या हैं, उस पे कॉन्सन्ट्रेट किया। राजेंद्र सिंह के क्या हैं, डेली क्राइम में सुख-दुःख, उस पे कॉन्सन्ट्रेट किया। तो आपने अलग-अलग किरदार किए हैं जिसमें एक अभी ताज़ा-ताज़ा किरदार है कलेशी फूफा का। हाँ। ऐसे ऐसे रोल बड़े दिलचस्प होते हैं क्योंकि ऐसे किरदार रियल लाइफ में भी बड़े दिलचस्प होते हैं। तो इसको आपने कैसे अप्रोच किया? कब क्या आप किसी रियल लाइफ ऐसे फूफा से इंस्पायर हुए? देखिए, ऐसे तो नहीं बोलूँगा, मेरे फूफा जी नाराज़ हो जाएँगे। लेकिन क्या होता है ना इसको फूफा मत कहिए, इसको जीजा भी मत कहिए, इसको दामाद भी मत कहिए। हमारे परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो बड़े एंटाइटल्ड बिहेव करते हैं ना, जैसे उन्हें हर चीज़ का हक है, बहुत मिलना चाहिए उनको, वन वे ट्रैफ़िक होते हैं वो। तो अ, वैसे चरित्रों का हमें पता है कि क्या है। तो मेरी कोशिश यही थी कि उसको भी इंसान ही बनाऊँ और क्योंकि राजश्री प्रोडक्शन का है, राजश्री प्रोडक्शन की आप अगर ख़ासियत देखें, तो उनकी फ़िल्मों में ज़्यादातर विलेन नहीं होते हैं, परिस्थितियाँ विलेन होती हैं, लोग विलेन नहीं होते हैं। तो ये भी उसको भी ट्रीट हमने एक विलेन की तरह से नहीं किया है कि आपको धीरे-धीरे आपको समझ में आने लगता है कि यार ये है तो ये कलेशी, लेकिन इसके साथ भी कुछ तो गड़बड़ है मतलब उससे थोड़ा-सा तो आइडेंटिफ़िकेशन रहे, तो वो शायद आगे की सीज़न्स में हो। बट हाँ, वो इस तरह के चरित्र करने में मज़ा आता है कि जो जो एकदम जो आग एकदम लगाने का एकदम काम कर हाँ, दो। एकदम वो नहीं है, क्या कहना है जिसको? एकदम टू डायमेंशनल नहीं है। तो उस पे कुछ बताइए क्या-क्या होने वाला है या कुछ कुछ ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड हो? इसके आगे? अभी तो ये पता नहीं मुझे तो सेकंड सीज़न की भी अभी तो पता नहीं, वो ऑफ़िशियली तो कोई ऐसी है नहीं। जब होगा तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ मज़ा आएगा उस चरित्र को और ज़्यादा आगे एक्सप्लोर करने में। और मेरा हमेशा यही रहता है, जैसे देखिए ना मैं कोई नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ तो उसमें कोशिश रहती है जैसे छतरी वाली एक फ़िल्म में मैंने किया था, वो भी भैया जी करके एक कैरेक्टर था जो नेगेटिव है। उसमें भी मैंने और बहुत ही रूढ़िवादी विचारधारा का व्यक्ति है वो। लेकिन फिर भी मैंने उसमें भी एक सीन ऐसा हमने मतलब डाला था डायरेक्टर जो हैं हमारे उन्होंने और उनके साथ हमने सोचा कि ऐसा हो सकता है कि ये पत्नी के पाँव में तेल लगा रहा हो, जो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे उस कैरेक्टर को करते हुए। तो इस तरह की कुछ-कुछ ऐसी अपोज़िट चीज़ डालने की कोशिश करते हैं सीन्स में, ताकि उसका एक और रंग दिखाई दे। वो एकदम यूनिडिमेंशनल ना हो। कोई नया रोल जिसमें आप कुछ अलग तरीके से दिखेंगे आपके फैन्स के लिए, जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और एक्सपेक्ट करेंगे राजेश जी क्या नया लेके आने वाले? नहीं देखिए एक फ़िल्म आएगी उम्मीद है मुझे जल्दी, उसमें काफ़ी अलग है इंटरेस्टिंग चरित्र है वो एकदम उसका नाम है जयप्रकाश की प्रतिभा। उसमें साक्षी तमन है, मैं हूँ, गजराज राव हैं, सीमा पावा जी हैं। तो वो शायद जल्द आएगी वो फ़िल्म और एक मैंने काफ़ी वक़्त से एक सीरीज़ करके रखी है जो मैंने क्योंकि कॉमेडी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था अभी तक, तो वो कॉमेडी की है मैंने उस सीरीज़ में। वो कुछ वक़्त से अटकी हुई है, उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी आए। उसके अलावा बाकी डेली क्राइम है और जो
काम तो आने ही वाले। डेली क्राइम में भी आपके रोल को बहुत पसंद किया गया। अब इसके काफ़ी सीज़न्स हो चुके हैं। अ, किस तरह से आपको लगता है कि क्राइम सीन जब अनफ़ोल्ड होता है, तो किस तरह से आपको लगता है कि ये हमारी सोसाइटी का के बारे में क्या कहता है? देखिए, जो भी क्राइम होते हैं वो हमारी सोसाइटी के बारे में ही कहते हैं। आना हमारी क्या कहें कि बड़ा तकलीफ़ होती है देख के। दिल रोता है कि ऐसे इतने अजीब किस्म से और इतने इनह्यूमन तरीके के क्राइम्स होते हैं हमारे आसपास। और मैंने तो बहुत क्राइम पे काम किया है, मैं आपको बताऊँ। मैंने जैसा आपको बता रहा था, इंडियाज़ मोस्ट वांटेड डायरेक्ट किया, तो मैंने कितनी सैकड़ों एफआईआर पढ़ी हैं, फ़ोटोग्राफ्स देखे हैं, जिनको देख के आपका दिल दहल जाए, है ना? उसके अलावा क्राइम पेट्रोल के 100 एपिसोड्स के डायलॉग्स लिखे हैं मैंने एक वक़्त में, आज से 10 साल पहले। तो क्राइम को मैं डेली क्राइम के 3 सीज़न कर लिए, तो क्राइम पे मेरा थोड़ा है, तो मैं काफ़ी, लेकिन इतना देखा है मैंने, क्राइम के बारे में इतना पढ़ा है, इतनी एफआईआर का मेरे पास भंडार होगा पुरानी, तो वो बड़ा देख के बड़ा तकलीफ़ होता है, बहुत दर्द होता है। और तो क्या आपको लगता है क्रिएटिवली किसी तरह से उस चीज़ को पहुँचाएँ, ये रोष जनता तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे कि कुछ अवेयरनेस आए और कुछ कई कानून स्ट्रॉन्ग बनने चाहिए, कई कानूनों पे बदलाव होना चाहिए, लोगों की मनस्थिति में बदलाव होना चाहिए। लोग ज़्यादा एक-दूसरे की हेल्प करने वाले होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्रिमिनल तो क्राइम करता है, लेकिन हम लोग खड़े होके मूक दर्शक बने खड़े रहते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं उसके। आपके किसी किरदार को लेकर किसी आम शख्स ने, आपके किसी फ़ैन ने एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट कभी दिया जिसे लेकर आपने कहा वॉव! ये कुछ नई चीज़ थी, जो पहली बार सुनी मैंने? नहीं, मुझे ज़्यादातर लोग, मुझे बड़ी खुशी इस बात की होती है कि शायद ज़्यादातर लोगों को बड़ा अपनापन लगता है मुझ में और मेरे चरित्रों में। तो जो मिलते हैं, तो वो ऐसे मिलते हैं जैसे कोई घर परिवार का व्यक्ति है। तो ये मुझे वो कॉम्प्लीमेंट की तरह लगता है। हर कोई सीखता है, क्योंकि मुझे लगता है एक्टिंग की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, उसका क्रेडिबल होना, उसका बिलीवेबल होना। तो वो क्रेडिबल, बिलीवेबल, आइडेंटिफाएबल होते हैं, तो वो बड़ी खुशी होती है। बाकी कई लोग, मुझे बड़ी खुशी होती है, कई लोग कई स्केच बना के देते हैं, स्केच देते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे बड़ा लगता है कि यार ये प्यार काबिल है कि अर्न किया है, तो अच्छा भी लगता है। चलिए आप और ज़्यादा शोहरत अर्न करें और कमाएँ और ज़्यादा कविताएँ लिखें और अपने फ़न को और दुनिया में फैलाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक़्त आपने हमें दिया है और यहाँ पर आकर इतनी सारी बातें हमारे साथ की। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऋचा जी, आपके साथ बात करके बड़ा अच्छा लगा और फिर मिलते हैं कभी। यहाँ जी, बिल्कुल और उम्मीद करते हैं कि आपके जब नए सीज़न्स आएँगे हम फिर इस पर बात हाँ, करेंगे। प्लीज़, प्लीज़। और जाने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, अभी एक नई सीरीज़ आई है, क्राइम बीट, जो ज़ी5 पे है, सुधीर मिश्रा जी ने बनाई है। तो वो जिन लोगों ने नहीं देखी वो देखें। राइट, बिल्कुल, बिल्कुल और वो भी क्राइम पर है वो भी क्योंकि क्राइम पे, आपका वो भी क्राइम पर है और जी। उसमें भी पुलिस वाला बना हूँ। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।